ठीक है। अच्छा, चलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग we were having the revision of the ENT, nose and terminal sinuses. We just revised. Now, just to emphasize the importance of Sakshi Arora, now we will revise briefly from that book. That will enable you to highlight the important points from exam point of view on your Tingra book. So, open your Tingra books and see the important things or important concepts. Again, we will revise those. सबसे पहले मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको एक दिखाऊंगा वीडियो ऑफ एनाटॉमी ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। ये एक वीडियो देखो, साथ साथ मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इसके बाद फिर हम नोज और उसको एक क्रैश रिवाइज करेंगे साक्षी से। तो एक या दो लेक्चर में जब रिवाइज हो जाएगी, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक्स दैट विल बी दी ईयर से फिर हम दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे या लेरेंक्स से एज यू से। लाइब्रेरी डाउनलोड, ये देखो जी, ये नेजल कैविटीज हैं, 3 टर्बिनेट्स हैं, ये साइनसेस हैं, ऊपर फ्रंटल, नीचे मैक्सिलरी, आई के दरमियान इथमॉइड और उसके पीछे स्फीनॉइड, सेंटर में नेजल सेप्टम होता है। ठीक है, ये नेजल वेस्टिब्यूल जिसको एंटीरियर नेल्स बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। यहाँ पे हेयर होते हैं, अमूमन बॉयल यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये नेजल कैविटी है, जहाँ से एयर कंडीशनिंग और फिल्ट्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर का काम करता है। इसका म्यूकोजा जो कि सीलिएटेड कोलम्नर एपिथेलियम एपिथेलियम है, जो बाकी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का है। इसी तरह ये नेजल जो सेप्टम है उसकी जो वेसल सप्लाई है, इंटीरियर देखो लिटल्स एरिया है, जिसमें इंटीरियर एथमॉइडल, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, फेशियल की ब्रांच और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है। यहाँ से सबसे ज्यादा ब्लीडिंग इस एरिया से होती है, इंटीरियर पार्ट सेप्टम के अंदर, काइजरबैक्स प्लेक्सस भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और मुझे बताओ कौन सी आर्टरी है जो काइजरबैक प्लेक्सस नहीं बनाती? हाँ जी मरियम और मिसाल लिखो चैट में। Which artery doesn't contribute to formation of Little's area? क्वेश्चन ये है मरियम के, कौन सी आर्टरी जो है वो लिटल्स एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं करती? नहीं करती। अच्छा जी, नेजल सेप्टम में आप सामने की तरफ, यस पोस्टीरियर एथमॉइड, सामने की तरफ आपका क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज है, पीछे पोस्टर सुपीरियर परपेंडिकुलर प्लेट है, नीचे वोमर है। ठीक है, ये मिलके आपका नेजल सेप्टम बनाते हैं, जो सेंटर वाली वॉल है, मीडियन वॉल है। ठीक है, शाबाश इतरत मरियम, हमारा गुड। ये लेटरल वॉल आ गई। लेटरल वॉल पे मेन जो है वो 3 कॉन्का हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर टर्मिनल। ठीक है, पीछे देखो स्फीनोइड साइनस है, नाक के पीछे नेसोफेरिंक्स है और ऊपर फ्रंटल साइनस है। ठीक है, तो टर्बिनेट क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं
जो नाक के फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन, एयर कंडीशनिंग और फिल्ट्रेशन का। ठीक है, अगर ये टर्बिनेट्स हटा देंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके इंफीरियर मीटर्स है जिसमें नेजोलैक्रिमल डक्ट ओपन होती है, सुपीरियर मीटर्स है जिसमें पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस ओपन होता है, और मिडिल मीटर्स सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सारे ऑलमोस्ट साइनसेस सिवाय पोस्टीरियर के सारे साइनस और स्फीनॉइड के सब साइनसेस ओपन होते हैं, मिडिल मीटर्स। ठीक है, तो मिडिल मीटर्स वो एरिया है जहाँ के थ्रू हम कैमरे के थ्रू सारे साइनसेस को अप्रोच कर सकते हैं। ऊपर फ्रंटल साइनस में जा सकते हैं, पोस्टल सुपीरियर जो है एथमॉइड में और स्फीनॉइड में जा सकते हैं, और इंफीरियर की तरफ सॉरी लेटरली जो है आप मिडल सॉरी मैक्सिलरी साइनस में जा सकते हैं। तो मिडिल मीटर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आजकल हम जहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी मिडिल मीटर्स के ऊपर तो उस मरीज को साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होगा। तो मिडिल मीटर्स में याद रखना है आपने कि ये ड्रेन करते हैं सारे साइनसेस। और मिडिल मीटर्स का सबसे एंटीरियर पार्ट जब नाक से देखते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको अनसीनेड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना जब अनसीनेड प्रोसेस और यूं ही रिमूव करते हैं तो आप मिडिल मीटर्स में एंटर हो जाएंगे। मिडिल मीटर्स में एंटर हो जाएंगे तो वहां सारे साइनसेस की ओपनिंग है जहां से फिर आप वो साइनसेस के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो मिडिल मीटर्स को इसलिए बोलते हैं या इस एरिया को बोलते हैं ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स। ऑस्टिया मीन ओपनिंग, मीटर मीन मीटर्स के अंदर, यानी मिडल मीटर्स के अंदर जो साइनस का ऑस्टिया है, साइनस की ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब ये कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाता है तो आपको तब साइनसाइटिस होता है। साइनसाइटिस होगा तो अब ये ओपन कर देंगे ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स को। उसको ओपन करने की जो सर्जरी है उसको बोलते हैं मिडल मीटल एंट्रोस्टोमी। ठीक है, थ्रू फेस, फेस के थ्रू मिडल मीटल एंट्रोस्टोमिया बना देते हैं। ठीक है, और नॉर्मली क्योंकि ओपनिंग इधर है इसलिए सीधे इधर ड्रेन करते हैं, इसलिए हम अमूमन जो है साइनसाइटिस के अंदर मिडल मीटर्स से जाते हैं, मिडल मीटर्स से साइनसिस को ओपन करते हैं, इंफीरियर से नहीं करते। तो साइनसिस ये जो आपके सीलिया है ये बीट करता है टुवर्ड्स द मिडल, तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटर्स इज द मिडल मीटर्स। ठीक है, कि वाई, क्योंकि सारे साइनसेस फ्रंटल मेन जो फ्रंटल मैक्सिलरी और एथमॉइड है वो ओपन होते हैं मिडल मीटर्स के अंदर। जो ओपन होते हैं ऑस्टिया उसको बोलते हैं ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स, उसको जो ओपन करते हैं उसको बोलते हैं मिडल मीटल एंट्रोस्टोमी। एंट्रोस्टोमी को ओपन कर देना, ऑपरेशन का नाम है फेस। ठीक है, तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंस। तो मिडल मीटर्स में जाने के लिए सबसे इंटीरियरली एक बोन और एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। बस आपने अनसिनेट प्रोसेस किसी को शौक है तो नेट पे जाके देख लिया, उसकी अलग से एक वीडियो थी एनाटॉमी की। अदरवाइज यूं ही आप अनसिनेक्टोमी करते हैं, अनसिनेट प्रोसेस को रिमूव करते हैं, साथ या मिडल मीटर से पहुंचते हैं। ठीक है, तो वहां पे सारे साइंस होते हैं ऑस्ट्रिया। स्फीनोइड साइनस डायरेक्ट स्फीनोइड मिडल रिसेस में ओपन होता है। ठीक है, और अपर जो 1/3 है वहां पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो सेंस ऑफ स्मेल है नोज का काम वहां पे अपर 1/3 में, यहाँ पे आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और ऑल्फैक्टरी जो ट्रैक्ट है वहां पे होता है। ये फ्रंटल साइनस है, एथमॉइड है, एथमॉइड के पीछे स्फीनॉइड है, और लेटरली जो है मैक्सिलरी साइनस है। ओपनिंग आपने सबने याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे आपके ओपनिंग है। फ्रंटल साइनस मिडल मीटर्स में एंटीरियर पार्ट में होता है। ठीक है, ये हाइटस से वाले ये एक एरिया बेसिकली रास्ता है बिटवीन बुला एंड अनसिनेट। ठीक है, जिसमें आपके मैक्सिलरी और एथमॉइड ओपन होते हैं। एंटीरियर एथमॉइडल मिडिल एथमॉइडल ओपन होते हैं, और नीचे की तरफ आपका जाके मैक्सिलरी की ओपनिंग है। ये सारे आपके मिडल में। सुपीरियर मीटर्स में पोस्टीरियर एथमॉइड ओपन होता है। ठीक है, स्फीना डायरेक्ट ऊपर जो है ना सुपीरियर टर्मिनेट से भी ऊपर स्फीना एथमॉइडल रिसेस होती है, स्फीना डायरेक्ट वहां पे ट्रेन कर देता है। मैक्सिलरी जो है वो मिडल मीटर्स में डाउनवर्ड्स। तो फ्रंटल, एंटीरियर, मिडल और मैक्सिलरी ये सारे ड्रेन होते हैं इनटू द मिडल मीटर्स। पोस्टीरियर जो है वो एथमॉइड ओपन होता है इनटू द सुपीरियर मीटर्स। स्फीनॉइड होता है स्फीनॉइडल एथमॉइडल रिसेस में, और इंफीरियर मीटर्स में होती है नेजल लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करने हैं साइनसेस, ये सब लेटरल वॉल ऑफ नोज पे हो रहा है।
ये लेटरल वॉल के ऊपर एथमोइड बोन है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है विच वन इज दिस सेपरेट बोन, कौन सा टर्बिनेट सेपरेट है। सुपीरियर मिडल जो टर्बिनेट है वो एथमोइड बोन के पार्ट है, इंफीरियर जो टर्बिनेट है वो अलग बोन है। देखो इसने ये पिंक में दिखाया हुआ है, तो इंफीरियर टर्बिनेट जो है ना अलग सेपरेट बोन है, बाकी जो है वो जो टर्बिनेट ऊपर वाले हैं वो एथमोइड का पार्ट है। ये भी एमसीक्यू पूछ लेते हैं, ठीक है जी। चलो अब इसको एनाटॉमी पढ़ते हैं जाके दोबारा से, पहले भी ऐसे पढ़ी थी, दोबारा से हम साक्षी से इसको एनाटॉमी एंड डिफरेंट डिजीज ऑफ को पढ़ते हैं। नोज की नोज बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान है, थोड़ा सा क्योंकि डिस्ट्रप्शन हो गई थी इसलिए हमें दोबारा से सीखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था ये नोज है, ठीक है। ऊपर देखो दो नेजल बोन्स हैं, नीचे लेटरल नेजल कार्टिलेजेस हैं, उससे नीचे जो है वो लो लेटरल कार्टिलेजेस है। इसका लेटरल को हम बोलते हैं एला और मीडियल वाला को बोलते हैं कॉलम वाला, ठीक है। रूट ऊपर होता है इसका नोज का, और जो बेस है वो नीचे की तरफ। सामने वाली जो नीचे ओपनिंग है उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, जो पीछे वाला पार्ट है उसको आप बोलते हैं नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स, है। राइनियन वो पार्ट है नोज का जहाँ पे नेजल बोन्स और नेजल कार्टिलेज, बिल्कुल सेंटर मिड वाला पार्ट जहाँ पे नेजल बोन्स और नेजल कार्टिलेज मीट करते हैं, ठीक है। तो राइनियन भी आपने लिखना है, ये आपको एक एमसीक्यू आ जाएगा। लाइमन नेजाई वो एरिया होता है जो कि बेसिकली बिटवीन दी ये आपका अंदर की तरफ है, बिटवीन दी अपर एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज के लेवल के ऊपर जो एरिया है इसको लाइमन नेजाई बोलते हैं। ये नेजल वैल्व है, जहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आप मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी। ये दो कार्टिलेजेस है ना, अगर इसका अंडर वाला पोर्शन देखा जाए, ठीक है, जिस लेवल पे ये जंक्शन है बिटवीन अपर एंड लोअर लेटरल कार्टिलेजेस, ये बाहर की तरफ है, लेकिन अंदर की तरफ जो ये एरिया उसको बोलते हैं लाइमन नेजाई या नेजल वैल्व, ठीक है। तो ये जो नेजल वैल्व के एरिया यहाँ से मैक्सिमम जो है आपकी हवा सर्कुलेट करती है। अनसिनेट प्रोसेस बेटा, अनसिनेट प्रोसेस जो है वो सबसे सामने वाली एक बोन है जिसने मिडल मीटर्स को बेसिकली कवर किया होता है, ठीक है। अगर आप मिडल टर्बिनेट, ठीक है, मिडल टर्बिनेट और लेटरल वॉल ऑफ नोज के दरमियान में जाएंगे तो उसका मिडल मीटर्स होगा। तो जो सबसे इंटीरियर वाला पार्ट है ना, जहां से मिडल मीटर्स शुरू होता है, वहां पे एक समझ लो कि एक प्रोसेस है, एक बोन है, उसको बोलते हैं अनसिनेट बोन या अनसिनेट प्रोसेस। अगर उस प्रोसेस को आप निकाल देंगे, उस प्रोसेस को अगर आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो उसको यूं ही अनसिनेट प्रोसेस रिमूव करेंगे तो आप एग्जैक्टली मिडल मीटर से पहुंच जाएंगे। वैसे रूटीन में आपको मिडल मीटर्स तक जाने के लिए ना आप मिडल टर्मिनेट पे लेटरली जाना है, लेकिन लेटरली जाएंगे तो आप पीछे तक एक्सेस नहीं कर सकते। सामने एक बड़ी थिन सी एक बोन होती है जिसको अनसिनेट बोन कहते हैं, वो जब आप बोन निकाल देंगे तो आप मिडल मीटर तक पहुंच जाएंगे। तो मिडल मीटर्स बेसिकली जो एंसिनेट प्रोसेस है वो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है मिडल मीटर्स का, जिसने मिडल मीटर्स को सामने से कवर किया होता है। जब आप नाक में अंदर की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सामने से इंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं, ठीक है, तो सामने आपको मिडल मीटर्स पड़ा हुआ नजर नहीं आता, पहले आपको एक बोन नजर आती है जिसको बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस। उस अनसिनेट प्रोसेस को जिस वक्त जो ही आप रिमूव कर देंगे तो आप मिडल मीटर्स को बोल देंगे। तो अनसिनेक्टमी जब आपको पढ़ाया था फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि अनसिनेक्टमी इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जहां से आप अनसिनेट प्रोसेस को जब रिमूव करते हैं
तो आप मिलीमीटर्स के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर आप कहोगे तो इसका मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। दूसरा लाइमन नजाई बेटा कहते हैं नेजल वैल्व को। नाक के अंदर एक वैल्व बनी होती है जहां से मैक्सिमम एयर जो हम इंस्पायर करते हैं वो जाती है। अगर वो वैल्व वाला एरिया ब्लॉक होगा, नेजल वैल्व ब्लॉक होगी, तो मरीज को सांस नहीं आएगा। जो हम डीएनएस के अंदर कॉर्टल टेस्ट करते हैं वो यही हम करते हैं। जब उसको लेटरली चीज को मूव करते हैं तो वैल्व खुल जाती है, जब छोड़ देते हैं वो वैल्व बंद हो जाती है। तो जो वैल्व का एरिया है वो मैं आपको बता रहा था, ये तस्वीर के अंदर देखो, जो अपर और लोअर लेटरल कार्टिलेज है, ठीक है, अंदर की तरफ इस देखोगे दोनों कार्टिलेज का जो जंक्शन है वो बेसिकली उस जंक्शन, उस लेवल को बोलते हैं लाइमन नेजाई या नेजल वैल्व। ठीक है, वो ये वाला एरिया है, यानी यहां से मैक्सिमम सांस जाता है। मैं देखता हूँ इसमें एक्चुअली आपको दूसरी बुक में अच्छी डायग्राम बनी हुई है। ये देखो, ये जो जैसे फिगर है ना, अब मैं बताता हूँ, तकरीबन तकरीबन ये जो मैंने प्रोमिनेंट किया ना एरिया, ये बेसिकली ये लाइमन नजाई का, ये आगर नाजी जो है ना, इससे आगे वाला एरिया, ये बेसिकली लाइमन नजाई का एरिया है। ठीक है, आगे से चले जाओ, तकरीबन नोज में एंटर होके तकरीबन तकरीबन आधा इंच आगे जाओगे, आधा इंच या पौना इंच, तो आगे जाके ना यहाँ पे वो एरिया आएगा। ये देखो ना, ये जो कार्टिलेज बनी हुई है ये अंदर से है। ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन ये वाला एरिया बनता है जो कि लाइमन नजाई नेजल वैल्व। तो इसका एग्जैक्ट अगर सर्जिकल एनाटॉमी लेनी है तो अपर लेटरल कार्टिलेज और लोअर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, उन दोनों के दरमियान का जो एरिया है वो एक वैल्व नुमा एरिया है, जहां से बेसिकली आपकी मैक्सिमम जो है एयर जाती है। अगर उस जगह पे डीएनएस होगा या डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा तो मरीज को सांस नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई लाइमन नजाई? फातिमा अली, यही आपसे जो है ना बेसिकली वो पूछता है, आपको एमसीक्यू इधर से ही आते हैं। बाकी तो थ्योरी बड़ी आसान है, जो क्लिनिकल एनाटॉमी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैं आपको एम्फसाइज, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट कोर्स फिनिश हो गया, हम रिवाइज दोबारा भी करा लेंगे, लेकिन ये एनाटॉमी में ये अब एक एक एमसीक्यू है, बेसिकली समझ लो कि हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी है। तो रूट जो है नोज को ऊपर की तरफ है, ठीक है, बेस नीचे की तरफ है, जहां पे ये कार्टिलेजेस और बोन का जंक्शन है इसको बोलते हैं राइनियन। ठीक है, ये मैंने प्रोमिनेंट कर दिया, बोन और कार्टिलेज का, इसको राइनियन बोलते हैं। ठीक है, सामने वाली जो नीचे वाली ओपनिंग है वो एंटीरियर लेयर्स हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, पीछे वाली पोस्टीरियर लेयर्स हैं, या कोइना भी उनको बोलते हैं। तो लेटरल वॉल पर बेसिकली आपको ऊपर की तरफ नेजल बोन है, नीचे लेटरल कार्टिलेजेस हैं, और सेप्टम मैंने अभी आपको दिखा दिया था पीछे एनाटॉमी में। कि मैंने लास्ट टाइम आपको सारा पढ़ाया हुआ है, अभी दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा था ना, इंफीरियर टर्बिनेट इज अ सेपरेट बोन, ये एमसीक्यू आ जाता है। विच वन इज पार्ट ऑफ एथमॉइड, इज नॉट पार्ट ऑफ एथमॉइड, तो आपको लिख देगा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड। ठीक है, साथ लिख देगा सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट। इंफीरियर टर्बिनेट मैंने आपको दिखाया था सेपरेट बोन है, ठीक है, वो एथमॉइड का पार्ट नहीं है। तो ये देखो उसने ब्लैक करके लिख दिया, वैसे आपको ये शायद डिंगरा में इस तरीके से ना लिखा हो, तो आपने हाईलाइट कर लेना है कि अगर कौन सा है जो कि एथमोइड का पार्ट नहीं है, तो वो इंफीरियर टर्बिनेट है, जो कि सेपरेट बोन इंफीरियर कॉम का। इस तरह लार्जेस्ट टर्बिनेट जो है वो भी इंफीरियर टर्बिनेट है, ये भी आपने हाईलाइट कर लेना वहां पे, डिग्राम में लिख लो।
एशियन एडेरियन मेम्ब्रेन जो सूडोस्टेट सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम को कहते हैं। फिर जहाँ पे इंफीरियर टर्बिनेट के लेवल पे जहाँ नेजल लेक्रिमल डक्ट ओपन होती है उस एरिया को बोलते हैं हैजनर्स वेल्व। ये लिखा हुआ हैजनर वेल्व, आपका एमसीक्यू पूछ लेता है, तो हाईलाइट कर लो उधर फिंगरा के ऊपर। ये आपका बेसिकली ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स है, ये देखो मैक्सिलरी साइनस है, ये अनसिनेट प्रोसेस है, ये देखो ये अनसिनेट प्रोसेस है। अनसिनेट प्रोसेस क्या है, ये नाक में जो ही आप जाओगे इंफीरियर टर्बिनेट के पीछे जाओगे तो ये एक बोन है, इस बोन को निकालोगे अनसिनेट को तो 7 या मिलीमीटर में एंटर हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक अनसिनेट थिन सी फाइन सी बोन होती है। ठीक है, जो नाक में गए पहले आपका इंफीरियर टर्बिनेट नजर आया, इंफीरियर टर्बिनेट के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखो अनसिनेट ने कवर किया हुआ मिलीमीटर्स को, तो ये अनसिनेट जो निकालोगे 7 या मिलीमीटर्स में ओपन हो जाओ एंटर हो जाओगे। तो मिलीमीटर्स में एंटर हो जाओगे तो आगे फिर सारे साइनसेस हैं, इंटीरियर है, फ्रंटल है, मिडल एथमॉइड है और मैक्सिलरी है। तो उस पर जाने के लिए आपको अनसिनेट प्रोसेस को निकालना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अनसिनेक्टमी। ठीक है, अनसिनेट निकाला, आगे बुला पड़ा हुआ है। बुला क्या है, बुला बेसिकली एथमॉइडल साइनसेस, वो बलून से बना जाए, एथमॉइडल ओपन होते हैं इंटीरियर मिडल, और बलून की तरह बनी होती है, बुला खोलते हो तो आपके इंटीरियर मिडल एथमॉइड ओपन हो जाते हैं। लैमिना पेपरेशिया क्या है, ये थिन बोन है, जो लास्ट टाइम पूछ रहे थे, थिन बोन है बिटवीन मिलीमीटर्स और ऑर्बिट। तो ये देखो देखो जो ही हम ये अनसिनेट हटाएंगे, ठीक है, मिलीमीटर्स और मिलीमीटर के साथ क्या पड़ा हुआ है, लैमिना पेपरेशिया पड़ा है, यानी ऑर्बिट पड़ा हुआ है। इसलिए इसमें आप देखो काम ही वहां से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्बिट है। इसलिए फेस्ट जो है वो बहुत डेंजरस सर्जरी है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीधे अनसिनेट प्रोसेसर मूव करते करते ऑर्बिट में घुस जाते हो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम। बाकी ये ओपनिंग्स हैं, इंफीरियर मीटर्स के अंदर खुलता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, मिडल मीटर्स में खुलता है फ्रंटल साइनस, एंटीरियर मिडल एथमॉइड और मैक्सिलरी। सुपीरियर मीटर्स में खुलता है पोस्टीरियर एथमॉइडल, स्फीना एथमॉइडल रिसेस में खुलता है स्फीनर साइनस। ये सारे साइनसेस की ओपनिंग आपने याद रखनी है। जहां बेटा ना समझ आए मुझे रोक लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एट्रियम ऑफ मिडल मीटर्स क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंशन है, मिडल मीटर जब आगे की तरफ आता है, ये जो मिडल मीटर थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, नेजल वेल्व की तरफ आएगा, तो वो जो एरिया बिटवीन नेजल वेल्व और मिडल मीटर्स है उसको बोलते हैं एट्रियम। तो एट्रियम इज बेसिकली फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ मिडल मीटर्स। ठीक है, ये जहाँ पे आगर नासी बना है ना, इसके जस्ट नीचे एक कर्व ब्रिज होती है। ये बेसिकली एनाटॉमी जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके नोज की एनाटॉमी, हम साइनस बहुत कॉमन सर्जरी परफॉर्म होती है, तो एफसीपीएस लेवल पे तो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि आपको फेस सारी अच्छी तरह पता होना चाहिए, और एमबीबीएस में भी वो कम से कम कहते हैं आपको एनाटॉमी तो पता होना चाहिए, फेस की एनाटॉमी। तो फेस जब सर्जरी पढ़ोगे उसकी सर्जिकल एनाटॉमी वो आपको आती होगी तो नोज की आती होगी, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट टाइम भी, जब लास्ट तो नहीं है तो 2-3 साल पहले बच्चे ये कहते हैं सर सारा एनाटॉमी से पूछे थे एमसीक्यू, तो यही है कम से कम आपके लेवल पे वो कहते हैं कि आपको सर्जिकल एनाटॉमी जरूर पता होना चाहिए। अनसिनेट का पता होना चाहिए, बुल्ला का पता होना चाहिए, एट्रियम का पता होना चाहिए, लाइमन नजाई का पता होना चाहिए, कार्टिलेजेस का पता होना चाहिए, कोलुमुला का पता होना चाहिए। आपको कम से कम एनाटॉमी पता हो, बाकी सर्जरी करना वो आपका जिम्मा नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसलिए एनाटॉमी में से क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यूज, अगेन सेइंग, जो मैंने आपको पढ़ा देता हूँ एमसीक्यूज वो तो बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। एमसीक्यूज तो सारे अगर आपने पढ़ लिए, देख लिए, पास पेपर्स कर लिए, मेरे लेक्चर सुन लिए, एमसीक्यूज में तो आपको बहुत ग्रॉस मसला नहीं होता। आप अमूमन अगर आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस है तो आप, प्रॉब्लम होती है वो होती है एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यूज के अंदर ये आपने बुक लाजमी पढ़नी है, इसलिए मैं आपको ये बुक, वैसे तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, इस तरीके से टाइम है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली, ये देखो ये आगर नाजा, ये रिज है, ये बेसिकली सीधा फ्रंटल साइनस को रास्ता जाता है। ठीक है, पहले आगर नाजी आती है, एक रिज है, उसके नीचे जो मिडल मीटर्स की कॉन्टिन्यूशन है उसको एट्रियम बोलते हैं, और उससे आगे जो वैल्व की तरह का एरिया है उसको लाइमन नजाइया नेजल वैल्व बोलते हैं, जो कि अपर और मिडल लेटरल कार्टिलेज के दरमियान है। अगर फिर भी आप कहोगे
तो मैं आपको और अच्छी वीडियो देख के, वो थोड़ी लंबी लंबी वीडियोज है, टाइम नहीं होता वीडियोज पे जो है ना, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यूट्यूब पे देखोगे आपको आगर नाजी और बड़ा अच्छा वो बताएगा इसका। अगर नहीं दिल कर रहा तो बस फिर ये चीजें जो है यहीं पे देख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंसर्न बता दिया, बुल्ला आपको बता दिया। हाइटस बेसिकली वो एरिया है, बुल्ला और उसके दरमियान रास्ता सब जा रहा होता है। हाइटस में बेसिकली सारे साइंस। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स। ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आएगा, याद रखना इसका मतलब मिडल मीटर्स में जहाँ पे ओपन हो रहे हैं सारे साइंसेस के। ये एरिया ड्रेनेज में तो आपको साइनसाइटिस शुरू होगा। तो साइनसाइटिस में अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हुआ तो हम ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स का एरिया खोल देते हैं, जिसको बोलते हैं मिडल मीटल एंट्रोस्टमी, और ऑपरेशन करते हैं फेस के थ्रू। इस तरह देखो, पंखा बुलोजा एक टर्म है, ये आपसे पूछा जाता है। नॉर्मली मिलर टर्बिनेट जो है वो एक बोन है, इसको मिकोजा होता है। कई बार मिलर टर्बिनेट के अंदर भी एक न्यूमेटाइजेशन हो जाती है, एक बलून बन जाता है एयर का, इसको बोलते हैं कॉन्का बुलोजा। ठीक है, तो कॉन्का बुलोजा भी आपने लिख लेना मिलर टर्बिनेट। नॉर्मली मिलर टर्बिनेट पूरी एक बोन की तरह होती है, कई बार उसके अंदर भी एक एयर सेल, समझो कि एक एयर सेल बन जाता है, एयर कंटेनिंग एक पॉकेट बन जाती है, जिसको बोलते हैं कॉन्का बुलोजा। ये भी एमसीक्यू आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कॉन्का बुलोजा का। ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आती हैं। सबसे पहले अंसिनेट, अंसिनेट हटाया, गोला, गोला हटाया, एथमोडल सेल्स खुल गए। ठीक है, और वो रास्ता सा आ गया हाइटस टर्मिनल नायरस, तो डिफरेंट साइनसेस के दरमियान एक रास्ता सा जाता है। ठीक है, फ्रंटल साइनस। ये सारे ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स का नाम कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। ठीक है, और ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स के रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो पता होना चाहिए। तो इवन अ माइनर पैथोलॉजी इन दिस एरिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? माइनर पैथोलॉजी इन दिस एरिया कैन लीड टू द साइनोसाइटिस। दिस इज द साइट ऑफ पैथोजेनेसिस साइनोसाइटिस। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स आपने याद रखना है। व्हाट इज दिस, और हम इसको कैसे ओपन करते हैं, क्यों ओपन करते हैं। इस तरह को अच्छे बच्चे हैं जिनको ज्यादा मार्क्स देने हैं, जो मुश्किल एमसीक्यूज उसमें ये आते हैं। ये जो इसमें ना जो एंटीरियर एथमोइडल सेल्स हैं, बुला एथमोइडल्स को जब खोलते हैं तो आपके एंटीरियर एथमोइडल सेल्स खुल जाते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर एथमोइडल सेल्स एक तो बुला में होते हैं, एक आगर नाजी सेल्स होते हैं जो फ्रंटल साइनस की तरफ जा रहे होते हैं, एक हेलर सेल्स होते हैं जो ऑर्बिट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, एक ओनोडी सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली आपके ऑर्बिट की तरफ जा रहे होते हैं। इन सेल्स की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो सेल्स जिस वक्त आप ओपन कर रहे होते हैं, मिडल मीडल्स को ओपन कर रहे होते हैं, इन सेल्स को ध्यान से खोलना है। अगर आगरनाजी सेल जो है जो बेसिकली एंटीरियर एथमोइडल सेल्स हैं, अगर आगरनाजी खोलेंगे, आप एक्सटेंसिवली खोल देंगे इसको, आपको एनाटॉमी का नहीं पता, तो ये सीधे आप घुस जाएंगे ब्रेन के अंदर। इसी तरह हेलर सेल जो है वो ऑर्बिट के बिल्कुल नजदीक जाके पड़े होते हैं। ठीक है, अगर आप हेलर सेल जो है वो केयरफुली नहीं खोलेंगे, आपको नहीं पता कि वो हेलर सेल वहां पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ, आप उसको समझेंगे कि ये बुलाई है, आप उसको ओपन करेंगे, सीधा ऑर्बिट के अंदर घुस जाएंगे। इसी तरह पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स एक नोडी टाइप है जो पीछे बिल्कुल ऑप्टिक नर्व के पास पड़े होते हैं। अगर आपने सीटी स्कैन में उसको आइडेंटिफाई नहीं अच्छे तरीके से किया तो आप सीधा हिट टक्कर मारेंगे जाके ऑप्टिक नर्व को बिल्कुल ब्लाइंड कर देंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके देखो इसी ने दिए हैं, उधर नहीं दिए हुए, आपके डिंगरा ने नहीं दिए हुए। ये मुश्किल वाले एमसीक्यूज में से है कि हेलर सेल्स कहाँ पे होते हैं। तो आपने कहना जी हेलर सेल्स बेसिकली ऑर्बिट के पास, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट के पास पड़े होते हैं, एंटीरियर एथमोइडल सेल्स होते हैं। आगरनाजी सेल्स कहाँ पड़े होते हैं? आगरनाजी सेल जो है वो सुपीरियरली
टुवर्ड्स दी फ्रंटल साइनस पड़े होते हैं, जहाँ फ्रंटल और नोज के दरमियान जो डक्ट है उसके पास पड़े होते हैं, ठीक है, आगरनाथी सेल्स। अगर उसके आगरनाथी सेल्स में आपने डैमेज किया तो क्या चीज डैमेज होता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आप उड़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह पूछेगा ओनोडी सेल्स क्या होते हैं। ओनोडी सेल्स कुछ भी नहीं है, पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स हैं जो ऑप्टिक नर्व के पास पड़े होते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आप ऑप्टिक नर्व उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखो, इसने आपको हाईलाइट करके आपको उसने बता दिया है, क्योंकि शायद वो ये मुश्किल वाले एमसीक्यू जो आने हैं ना, ये वो सवाल है, ठीक है। हेलर सेल तीन ही मेन है बेसिकली, हेलर है, अगरनाजी है और ओनोडी है। तो जो मैंने अभी आपको मुश्किल चीजें बताई, उसमें एक मैंने ये बताया आपको कि जो आपका मिडल मीटर्स है, मिडल टर्बिनेट है, वो बोन होती है, अगर उसमें एयर की पॉकेट आ जाएगी उसको बोलेंगे कॉन्का बुलोसा, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर जो एंटीरियर एथमोइडल सेल्स हैं जो पड़े होते हैं फ्रंटल साइनस के करीब, उनको बोलते हैं आगरनाथी सेल्स। अगर उसको आप केयरफुली नहीं ओपन करेंगे सर्जरी करते हुए तो आप क्रिब्रिफॉर्म प्लेट वेट कर देंगे। इस तरह एंटीरियर एथमोइडल सेल जो ऑर्बिट के पास पड़े होते हैं उनको बोलते हैं हेलर सेल्स, उसको केयरफुली नहीं आप अप्रोच करेंगे तो ऑर्बिट को हिट करेंगे। इसी तरह पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स पड़े होते हैं जो ऑप्टिक नर्व के पास, उनको बोलते हैं ओनोडी सेल्स, ठीक है। उसको आप डैमेज कर देते हैं वाइल डूइंग ऑयल ओपनिंग की पोस्टीरियर एथमोइडल। ये आपको एक एक लाइन में कम से कम पता होना चाहिए इंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है फेस के दौरान। तो ये वो मुश्किल सवाल थे जो कि बच्चे कहते हैं कि सर मुश्किल आए। ये पास फेल तो नहीं करते, ये अच्छे मार्क्स के लिए होते हैं सवाल। ब्लड सप्लाई नोज की देख लो इसको। यहाँ ये देखो, ये बेसिकली ये फिर से उसने दे दिया है, ये साइड में मेजरी एंट्रम है, नीचे आपका इंटीरियर का टर्बिनेट है, ठीक है। ये आपको ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स उसने और दे दिया इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए सबसे पहले आपने अनसिनेट प्रोसेस खोलना है। अनसिनेट प्रोसेस खोलेंगे तो आपका मिलीमीटर ओपन हो जाएगा, ठीक है, और आगे ऊपर ये बुला बना होगा, ठीक है। ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स, अनसिनेट प्रोसेस, बुला एथमोइडालिस, इन्फेंटेबुलम, हाइड्रस सेमिनरारिस, अनोडी सेल, हेलर सेल, ये सब एक एक लाइन लिखते जाओ बुक के ऊपर और इसकी इंपॉर्टेंस लिखते जाओ, ये आपको एमसीक्यू में वो पूछेगा। Which one doesn't contribute to the formation of stitch? ठीक है, तो आपको देखिएगा वोमर, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड, आपका क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड पहले, ठीक है। और एक आपको दे देगा जी स्फीनॉइड साइनस, वास्तवमोशन, ठीक है। विच वन, तो आपने देखना है इसमें कौन सा नहीं बनाता और किस तरीके से वो नेट में पूछ लेगा। यहाँ देखो उसने एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि बेसिकली नोज को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करते हैं। तो आपका जो मिडिल टर्बिनेट है वो एक आपकी बाउंड्री है। मिडिल टर्बिनेट से ऊपर ऊपर जो है वो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम सप्लाई करता है। उसमें कौन सी आती है, एथमोइडल आर्टरीज आती हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल। वो जो पोस्टीरियर एथमोइडल तुम कह रहे हो कि आगे आके लिटल एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं करते, और मिडिल टर्बिनेट से नीचे जो है वो आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है, जिसमें मेन मैक्सिलरी है। मैक्सिलरी की ब्रांच है स्फीनोपैलेटाइन है, लेटरल पैलेटाइन है और फेशियल है। व्हिच इज द आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस, स्फीनोपैलेटाइन। लिटल एरिया सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी थी, अब यहाँ उसने लिख दिया स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी द आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस, ठीक है। आपने उधर हाईलाइट कर देना, दिस इज द मेन सप्लाई टू द नोज सेप्टम। इस तरीके से इसने जो है ना आपका सारा हाईलाइट किया हुआ। ये अब जस्ट एक दो इसको डिंगरा बना दोगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत
ईएनटी में फर्स्ट डिवीजन लेने से नहीं रोक सकते। आपके 99.99% अगर आपने गौर से साक्षी पढ़ी हुई है या पढ़ के आपने सिर्फ ढिंगरा को बना दिया हुआ साक्षी और उसको रिवाइज करते हैं, आपको ईएनटी के अंदर पास फेल का तो कोई क्राइटेरिया ही कोई नहीं है। आपको डिस्टिंक्शन लेने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। सिर्फ पढ़ते जाओ और उसके ऊपर हाईलाइट करते जाओ ताकि रिवीजन में आपको साक्षी ना खोलनी पड़े। तो ये लिटरल्स एरिया है बेटा, ठीक है। इसमें स्फेनोपैलेटल आर्टरी है, विच इज आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस, सुपीरियर लेबियल है, ग्रेटर पैलेटाइन है और एंटीरियर स्माइल। सबसे ज्यादा ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस जो फ्रॉम इनसाइड द नोज है वो लिटरल्स एरिया से होती है, एंटीरियर। एंटीरियर स्माइल आर्टरी राइजेस फ्रॉम, क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका मुझे। एंटीरियर स्माइल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, इसका आंसर बोलो, सारे लगते सोए पड़े। हाँ भाई फातिमा, इतरत, मरियम, इस क्वेश्चन का जवाब दो, सामने जवाब डिस्प्ले होगा। ऑफ्थेल्मिक, शाबाश आयशा सदर, वेरी गुड। आयशा जाग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। सादिया, शाबाश। ऑफ्थेल्मिक, ऑफ्थेल्मिक की ब्रांच, गुड। तो वेसोमोटर रनाइटिस के लिए आपकी जो नर्व है, नर्व सप्लाई है, वो बेसिकली नर्व ऑफ कैरिगट कैनाल है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक। तो वेसोमोटर रनाइटिस के अंदर बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो आपका सिस्टम है उसमें बैलेंस नहीं होता। जब बैलेंस नहीं होता तो मरीज को क्या होता है, मरीज को स्ट्रेस वाला पेशेंट है जिसकी अपनी इमोशनल उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है, उसको बार बार छींकें आती हैं, बार बार उसको एलर्जी रहती है। वो मुझे लड़की या लड़का कहता है कि सर हालांकि मुझे ना कोई दस्त से प्रॉब्लम होता है, ना मुझे कभी कोई किसी और चीज से प्रॉब्लम हो, कोई चीज से एलर्जी नहीं है, मैं सुबह सो हर वक्त वैसे ही मुझे जो है ना छींकें एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, स्पेशली मैं सुबह सो के उठता हूँ, इतनी छींकें आती हैं, इतनी छींकें आती हैं कि बस उसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, और मैं टेंशन बहुत लेती हूँ, ये लेता हूँ, पढ़ाई की कभी टेंशन हो जाती है, कभी घर में मुझे अम्मी मेरी सास बन जाती है, मुझे उसकी टेंशन हो जाती है, कभी मुझे किसी चीज़ की टेंशन हो जाती है, कभी उस चीज़ की टेंशन हो जाती है। वो टेंशन पड़ गई बेसिकली आपके नाक में। नाक में किस जगह पड़ी, आपका जो नर्व ऑफ कैरिगट कैनाल है, जो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो जब आपको दूसरी एलर्जी नहीं है और प्रेजेंटेशन इसकी एलर्जी की तरह होती है, लेकिन ये अराउंड द ईयर होती है और किसी टाइम अचानक ही शुरू हो जाती है, इसलिए फिर मैं आप लोगों को उसके अंदर एंग्जोलेटिक्स देता हूँ या एंटी डिप्रेसेंट्स देता हूँ, ठीक है। एंटी डिप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो, जो आपके रूटीन में जब भी याद रखो कोई भी सिम्टोमेटोलॉजी है और वो 2 हफ्ते से ऊपर चली गई है, तो आपको उसकी कोई ऑब्वियस कॉज नजर नहीं आ रही है, आपको ना डस्ट से एलर्जी है, ना पेट से है, ना कार्पेट से है, ना और किसी चीज से है, तो फिर मोस्ट लाइकली आप वो सारा कोई परहेज भी कर लिए तो मोस्ट लाइकली आपका वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का क्या मतलब है कि ब्रेन का जो एरिया है नोज को कंट्रोल कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है तो आपको ये एलर्जी का वेसोमोटर रनाइटिस हो जाएगा। मैदे को कंट्रोल कर आपका मैदा खराब हो जाएगा, मसल को कंट्रोल करा तो आपको एक सेंट पेन्स होनी शुरू हो जाएंगी। यही होगा नॉर्मली, कभी भी वो बंदा पागल नहीं होगा, उसको ये चीजें फजूल आनी चाहिए, अनएक्सप्लेन्ड। डेंजरस एरिया ऑफ फेस लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, ये वाला लिप और नोज का, ठीक है। ये बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एरिया की जो वेन्स हैं वो कनेक्ट करती हैं डायरेक्ट कवर्नस साइनस से, तो इसकी इन्फेक्शन कई बार फौरन कवर्नस साइनस पहुंच जाती है, तो मरीज को क्या होता है, मरीज को छोटा सा दाना बना, बाद में सर में दर्द शुरू हो गई, उल्टी आनी शुरू हो गई, दोनों आंखें सूज गई, बुखार होना शुरू हो गया, सर्दी लगनी शुरू हो गई। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, आप लिखेंगे कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। हाउ विल यू डायग्नोज, आप लिखेंगे सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू। हाउ विल यू ट्रीट, आप लिखेंगे इन्फेक्शन है इसलिए आप एंटीबायोटिक्स देंगे, एनर्जेटिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे,
ठीक है। और देखो थ्रोम्बोसिस साथ हो रहा है तो आप साथ ब्लड थिनर्स भी ले सकते हैं। इतनी सी लिखनी है आपने मेन डायग्नोसिस, तो आपका सवाल का जवाब आ जाता है। ये डेंजरस एरिया फेस। अब एथमॉइड विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एथमॉइड, ये आपसे पूछ लेगा। अब ये देखो ये जितने एरियाज हैं ये सारे पार्ट ऑफ एथमॉइड है। कितना अच्छा उसने लिख दिया है, पूरा एमसीक्यू है ये टेबल बना हुआ है, ये पूरा एमसीक्यू है। यानी एथमॉइड के अंदर ये सारा कुछ आता है। टर्बिनेट्स आते हैं सुपीरियर और मिडल। सुपीरियर मैंने बताया था लैदा बोन है। लैमिना पेपरेशिया आता है, ठीक है, जो पार्ट नेजल कैविटी और ऑर्बिट के दरमियान है वो आता है। अनसिनेट प्रोसेस आता है। परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड आती है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड आती है। ये सारे मिलकर ये सारे पार्ट ऑफ एथमॉइड बोन है, ठीक है। और इस सबको एथमॉइड बोन या एथमॉइड लेबरेंथ बोलते हैं। तो बीच में से वो निकाल लेगा विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एथमॉइड, लिख देगा इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है। देखो उसमें इंफीरियर टर्बिनेट नहीं लिखा हुआ। तो जिसने ये प्लेट देख ली, जिसको याद है, वो आगे से आराम से वो सवाल अटेम्प्ट कर लेगा। एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए बेटा आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए और एक एक लाइन आपने पढ़ी होनी चाहिए ध्यान से। तो कई बार वो लाइन जो है वो डिंगरा से मिस हो जाती है, तो आप इसलिए उसको हाईलाइट कर लें उसको बस। उसके बाद किसके स्ट्रक्चर से क्या क्या चीज पास करती है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है उसको ऑल्फैक्टरी नर्व पास करती है। स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन से स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, नेजोपैलेटाइन नर्व और स्पीरियर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व करती है। इंसाइसिव कैनाल जो सामने पड़ा होता है नेजोपैलेटाइन नर्व से ओरल कैविटी के दरमियान ये कनेक्शन है और ग्रेटर पैलेटाइन गुजरती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू, ये भी आपने उस बुक पे आपने डिंगरा पे हाईलाइट कर लेना क्या क्या जो है आपके स्ट्रक्चर पास करते हैं, ठीक है जी। समझ आएगी एनाटॉमी की। तो सर फंक्शन फंक्शन सिर्फ देख लो, अल्फेक्शन है, स्मेल है, सांस लेना है, एयर कंडीशनिंग है, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवेज है, नाक की जो नेजल ट्वैंग है वो, नेजल रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे खाने का आपको स्मेल आती है तो उसका टेस्ट भी आता है। आजकल जैसे कोरोना के अंदर लोग कहते हैं सर स्मेल नहीं आ रही, खाने का जायका नहीं आ रहा, तो बेसिकली नेजल रिफ्लेक्स जो है खराब करती है कोरोना वायरस में। अब वो डिपेंड करता है 1 वीक रहता है 2 वीक रहता है तो ठीक हो जाता है। बच्चे जो हैं वो ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स होते हैं। अगर इसलिए कोरोनियल एट्रीजिया होगा बच्चों में बाइलेटरल, तो वो बच्चों की डेथ के चांस हैं, इसलिए उनको फौरन से पहले आप एयरवे रिस्टोर करते हैं। कार्टिलेजिनस सिंड्रोम पूछ सकता है आपसे, ये आपको वैसे पड़ा इमोटाइल सीलिया। ये बेसिकली आपका सीलिया में प्रॉब्लम होती है। Which of the following is not the function of nose? तो ये मैथ्स का है, कैसे बताना है। तो यहाँ फिर से देखो प्रोमिनेंट पेडिकोलुमला क्या है, मीडियल पार्ट ऑफ लोअर लेटरल कार्टिलेज। रूट ऑफ नोज क्या है, जो कि आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे ये जुड़ता है थ्रू द फ्रंटल बोन। राइनियन क्या है, वो बेसिकली नेजल बोन्स और
जो कार्टिलेज के दरमियान का पार्ट है, जहाँ नोज की सॉफ्ट और हार्ड बोन्स का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट उसको राइनोन बोलते हैं। अगेन यहाँ उसने उसको प्रोमिनेंट करके दोबारा से लिख दिया ताकि आपको याद रहे। कॉर्टर टेस्ट किस लिए करते हैं? कॉर्टर टेस्ट नेजल वाल्व की पोटेंसी चेक करते हैं टीएनएस के अंदर। चीक को लेटरली मूव करेंगे, अगर नाक में से सांस ठीक आता है चीक मूव करने से, चीक की स्किन, तो इसका मतलब है कि वो उसको डीएनएस है, नेजल वाल्व बंद है। तो नेजल वाल्व कौन सा एरिया है? वो एरिया है जहाँ पे गैस एयर प्रेशर, तो वो एरिया है नेजल वाल्व जहाँ से मैक्सिमम सांस गुजरता है, और वो एरिया है बिटवीन अपर एंड लोअर लेटरल नेजल कार्टेज। साथ जो लेटरल वॉल पे नाक खिड़कियां फील होती हैं उसके दरमियान में एरिया। Inferior turbinate is a separate bone. Supreme turbinate is a fourth turbinate. टेस्ट तो पढ़ लो। ऑस्टियोब्यूटल कॉम्प्लेक्स, अब मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को नहीं भूलेगा, मैंने बार बार पढ़ा दिया है। ऑस्टियोब्यूटल कॉम्प्लेक्स, साइनोसाइटस ऑस्टियोब्यूटल कॉम्प्लेक्स, फेस ऑस्टियोब्यूटल कॉम्प्लेक्स, मिडल मिडल एंड कॉस्टम। ठीक है, ये नहीं भूलना, हर एक को आना चाहिए। तरह नेजोलैक्रिमल डक्ट भी ओपन होती है, इंफीरियर मीटस में होती है, जहाँ जो एरिया है वाल्व का उसको हैजनल वाल्व बोलते हैं। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी जो है उससे एंटीरियर पोस्टीरियर माइडल आती हैं। एयर प्रेशर कंट्रोल फंक्शन है। इस एरिया की स्पीड है, स्पीड से मूव करता है। ये सेंस ऑफ स्मेल अगर लॉस हो जाए तो एनोस्मिया, कम हो जाए तो हाइपोस्मिया, और अगर किसी और किस्म किसी और चीज की आ रही है तो फिर ऑस्मिया परवर्जन होनी शुरू हो। Posterior nares can be visualized through posterior aneuploidy. इसमें से सवालों के जवाब देख लो। ये जो इम्पोर्टेंट कर देते ना आगे से, ये जिन्हें जैसे लाइट ग्रीन कलर कर दिए इंफीरियर मीटर देखो, फिर इसकी इम्पोर्टेंस है दोबारा उसने देखी। इंफीरियर मीटर्स में नेजोलैक्रिमल डक्ट है, मिडिल मीटर्स में फ्रंटल साइनस में जेटरी है, एंटीरियर एथमाइडल है, स्पीड में ये है। अगेन उसने ओपनिंग दे दी, दोबारा बता दिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आपको एमसीक्यू पूछ लेगा। तो एमसीक्यू के लिए जो है ना ये करना, जो आपको 45 या 40 एमसीक्यूज हैं उसके लिए आपने, और आप इस पर आपने करना भी जो मेन काम है, 20 लाइकली कि आप लोगों का वायवा होगा, तो आपने रिटर्न में ही करना है। तो रिटर्न से इस पर बहुत चांस है इंशाल्लाह कि आप लोग पास भी हो गए और डिस्टिंक्शन भी ले लोगे अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया। बार बार उन चीजों को रिपीट करता है, इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये देखो उसने नेजल सेप्टम यहाँ दे दिया, ये सारी चीजें नेजल सेप्टम बना रहे हैं। परपेंडिकुलर प्लेट भी है, सेप्टल कार्टिलेज भी है, वोमर भी है, क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला भी है, रोस्ट्रम ऑफ सीनोइड भी है, नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन भी है, क्रेस्ट ऑफ नेजल स्पाइन भी है। ये सारा देखो बना रहा है। तो ये जिसने लिख दिया नेजल सेप्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। अब which one is not the contributing bone for the nasal septum, तो दोनों को टर्बिनेट दे देगा या एथमोइड दे देगा। वो मरी आपकी तरफ सारे उसमें दे देंगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है ना वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे लेटरल वॉल में कह रहा था, इंफीरियर टर्बिनेट जो इंडिपेंडेंट बोन है, इस तरह जो आपका इसमें है वोमर इज एन इंडिपेंडेंट बोन। ठीक है, देखो अब ये भी किया है। ये जो आपका लेटरल वॉल ऑफ नोज थी वहां पे कौन सी इंडिपेंडेंट बोन थी सारे टर्बिनेट्स में? इंफीरियर टर्बिनेट। ठीक है, इंफीरियर टर्बिनेट एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बोन है, बाकी वहां वोमर पड़ी हुई है, नीचे पहले का। इसी तरह जो सेप्टम में सेंटर वाली वॉल है उसमें वोमर इंडिपेंडेंट बोन है, ये देखो वोमर ये। ठीक है, ये वोमर अलग से बोन है, बाकी जो पार्ट है वो आपके डिफरेंट क्या हो, या वो एथमोइड के हैं या नीचे मैक्सिला के। तो ये अब आपको वैसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये वाला।
एमसीक्यू, अगर डिंगरा स्ट्रेट आप पढ़े हो। इस तरह नेजल वैल्व इंपॉर्टेंट थी, उसने यहाँ दोबारा से दे दिया। नेजल वैल्व क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ नोज, इट इज फॉर्म बाय लोअर एज ऑफ अपर लेटरल कार्टिलेज एंड इंटीरियर एंड ऑफ द एडजेसेंट सेप्टम। जहाँ पे अपर लोअर लेटरल कार्टिलेज जंक्शन है वहां पे एडजेसेंट सेप्टम भी आता है। ये देखो यहाँ पे ले जाओ, नोडी एंड हेलर सेल जो है, हेलर इंटीरियर है, नोडी पोस्टीरियर है। ये डिजीज नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। अब पीएनएस का देखते हैं, पीएनएस की एनाटॉमी भी साथ एक दो करके फिर जो है आगे इंशाल्लाह उसके बाद डिजीज एक दो फिर रिवाइज हो जाएंगे, साक्षी से एक दो फिर पढ़ लेंगे। तो कम से कम बेहतर है बेटा सारा पढ़ो इसमें से, नहीं तो एनाटॉमी वाले चैप्टर तो लाजमन जो है इसमें साक्षी में से पढ़ के एनाटॉमी में लाजमी वहां पे अपना तो अपने हाईलाइट कर लो अपने डिंगरा के ऊपर। एक दफा जरूर एनाटॉमी पढ़ के उसको हाईलाइट कर लो। सारे जो एनाटॉमी के चैप्टर हैं मिनिमम जो तुमने इस तरह कर लो, अगर नहीं कर सकते तो बेहतर है सारी पढ़ो, साक्षी एक बार देख लो। साथ ही वही चैप्टर वही अभी हम पढ़ेंगे ना, पता चल जाएगा वही चैप्टर है डिंगरा वाले। लेकिन कम से कम एनाटॉमी की इंपॉर्टेंट चीजें जरूर हाईलाइट कर लो ताकि आप जो रिवाइज करो तो आपको पता चल जाए कि एनाटॉमी हमने इंपॉर्टेंट। रूटीन में एनाटॉमी हम ज्यादातर डिजीज पढ़ाते हैं, आप लोग भी डिजीज पढ़ जाते हो, एचसी को आराम से हो जाते हैं, एमसीक्यू में जाकर कई बार फंस जाते हो। तो एनाटॉमी जो है सर्जिकल एनाटॉमी वो आप लोगों ने लाजमन बेटा। अब ये है जी एनाटॉमी ऑफ पैरानेजल साइनसेस, ये थोड़ा देख लेते हैं और आगे रहते हैं। अभी मैक्सिलरी साइनस की देखो इसमें कितने फीचर लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलप होता है आपसे एमसीक्यू विल व्हिच साइनस टू डेवलप अर्लीस्ट मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। कितने में ये डेल्ट साइट बनता है? 15 साल में, हाईलाइट कर लो। मोस्ट कॉमन साइट जो बैक्टीरियल साइनसाइटिस की सबसे कॉमन साइनस कौन सा इन्वॉल्व होता है साइनसाइटिस में? मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नॉन इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस या एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस जो है कौन सा साइनस है? अगेन आपका मैक्सिलरी साइनस है। एक्सरे पे कब अपीयर होता है? चौथे पांचवें महीने में, ठीक है। ये डेवलप कब होता है? 9 साल पर, जब पूरे दांत आपके डेवलप हो जाते हैं। सबसे बड़ा साइनस पूरी बॉडी में कौन सा है? मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। फ्लोर और मैक्सिलरी साइनस में कौन से टूथ होते हैं? सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट मोलर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम एंट्रम ऑफ हाई मोर भी है। तो ये सारे जो है ना, ये सब इनमें से कुछ भी आपको एक एमसीक्यू वो पूछ सकता है। कि फ्रंटल में लास्ट साइनस को डेवलप सबसे एंड पे कौन सा होता है? वो फ्रंटल होता है, ठीक है, बर्थ पे नहीं होता। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर पॉट पफी ट्यूमर, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था, अगर इसको ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया तो वो बोन की जगह वहां पे सॉफ्ट सी ग्लूटी स्वेलिंग हो जाएगी। जहां पे पॉट पफी ट्यूमर आ जाए याद रखना है आपने कि फ्रंटल साइनस है। म्यूकोसील सबसे ज्यादा फ्रंटल साइनस की बनती है, ठीक है। ऑस्टियोमा सबसे ज्यादा फ्रंटल साइनस का बनता है, ठीक है। एक्सरे ये 6 साल की उम्र में विजिबल होता है और मैक्सिमम सेविटी पे अचीव होता है। और एक चीज थी स्कैलपिंग, स्कैलप आउटलाइन, अगर वो भी लॉस होती है वो भी फ्रंटल का फीचर है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको फ्रंटल की इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं फ्रंटल की भी। इस तरह एथमॉइडल में एथमॉइडल के अंदर आपको ये उसने दे दी इंपॉर्टेंट सेल्स, आगरनजी सेल्स भी पार्ट हैं जो फ्रंटल के पास पड़े होते हैं। एथमॉइडल बुला बुला एथमॉइडल है जिसमें इंटीरियर मिडिल एथमॉइडल सेल्स बोलते हैं। सुप्राऑर्बिटल सेल जो ऑर्बिट के ऊपर होते हैं। हेलर सेल्स, हेलर सेल मैंने आपको बताया जो ऑर्बिट के फ्लोर पर होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह जो पोस्टीरियर एथमॉइडल को नोडी सेल्स बोलते हैं। ये सारे एथमॉइड साइनस के पार्ट्स हैं। इस तरह इसका देखो लास्ट हम पढ़े थे कि एडिनोकार्सिनोमा जो है वो एथमॉइडल साइनस का सबसे कॉमन होता है और वो वर्कर भी होता है, जहाँ पे उसने प्रोमिनेंट करके लिख दिया। लास्ट हम पढ़े थे ना कैंसर, तो उसमें वुड वर्कर में होता है। और बच्चों में सबसे ज्यादा साइनसाइटिस किसमें होता है? वो एथमॉइड के अंदर होता है, ठीक है। अब ये देखो बड़ों में साइनसाइटिस किसमें है? मैक्सिलरी में, ठीक है, सबसे ज्यादा। बच्चों में एक्यूट साइनसाइटिस, चिल्ड्रन आपका एथमॉइड, ये इसने दे दिया प्रोमिनेंट करके।
फिर इस तरह स्फीनर साइनस है, ये 15 साल पे होता है, ये लीस्ट कॉमन। अब सबसे कम साइनस अगर आपसे पूछा जाए विच साइनस इज लीस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन साइनसाइटिस, याद रखना स्फीनोइडल साइनस सबसे पीछे पड़ा होता है, ऑलमोस्ट हिडन होता है। और इसमें जाने के लिए आपका कवर्नस साइनस कॉम्प्रोमाइजेशन जो है वो स्फीनर के इंपॉर्टेंट जो रिलेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड आता है और आपके थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये चार आपने अगर ये लिख लिए, कमेंट कर लिए, इसमें तकरीबन कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू से पड़े हुए देखो इंपॉर्टेंट उसने इस सिर्फ इस स्लाइड के अंदर दे दिया, इस एक स्लाइड। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। उसके बाद नर्व सप्लाई पहले से पढ़ लेना, नर्व सप्लाई एक सेल में पढ़ लेना। अब ये देखो, ये फिर ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, ये आपने मॉडल साइंसेस आर वेल डेवलप्ड एट बर्थ, हेंस infants and children below 3 years of age are more likely to have acute epilepsy। ठीक है, ये सबसे जो वेल डेवलप्ड होते हैं बर्थ पे बर्थ मॉडल होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के अंदर वो जो है आपका एथमॉइडल कॉमन होता है और मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा है, और क्योंकि इसकी ड्रेनेज अगेंस्ट ग्रेविटी होती है इसलिए एडल्ट्स के अंदर मैक्सिलरी साइनसाइटिस जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, ये आपने जो पॉइंट्स टू रिमेंबर या जो उसने ये बनाए हुए हैं रेक्टेंगल स्पेस बनाए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही है इसे आपसे। इसी तरह ये देखो, पीरियोडिसिटी ऑफ फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन टिपिकल है कि जो आपका ऑफिस हेडेक जो होता है, जब सो के उठते हो साइनस भरा होता है, आस्ता आस्ता उसने ड्रेन होना होता है, लेकिन आप कुछ काम कर रहे हो, आपको तेजी से ड्रेनेज चाहिए, इसलिए सर में दर्द बढ़ता जाता है, और जिस वक्त आप छुट्टी करते हो तो हेडेक खत्म हो जाता है। ऑफिस हेडेक इज अ फीचर ऑफ फ्रंटल साइनसाइटिस। रेफिनेशन किस साइनस की करते हैं, जो सुराख करते हैं उसके अंदर, रेफिनेशन इज डन इन फ्रंटल साइनस। म्यूकोसील किस साइनस का कॉमन है, फ्रंटल साइनस का। कॉस्ट्यूमा किसका कॉमन है, फ्रंटल साइनस। ठीक है जी, ये एनाटॉमी हो गई यहाँ तक। अब हम उसके बाद इसका एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह 1 से 2 लेक्चर्स में नोज और पैरानेजल साइनसेस साक्षी से पढ़ेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, और फिर हम आप मुझे बता देना कि इसके बाद हम अगला लिरिक्स रिवाइज करें या ईयर को स्लो करें। ठीक है, वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग, इसलिए हम इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार इंपॉर्टेंट चीजें देखो, बुक पे हाईलाइट करो और अच्छा अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।